हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 25। और आज के लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट 4 रहेगा। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपके सिलेबस के हिसाब से। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। इन डैश द जेंडर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड is also taken into consideration to get a better view about the rate of population growth। आपको बताना है वो कौन सी रेट होती है जो कि जेंडर को भी कंसिडरेशन में लेता है जब भी किसी बच्चे की बर्थ हो जाती है, ताकि हमें एक बेटर व्यू मिल सके रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का। उसको हम बोलते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट से कैसे हमें एक बेटर व्यू मिल जाता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का, बिकॉज यहां पे हम फोकस करते हैं फीमेल बर्थ्स पे, एंड फीमेल बर्थ्स आर द पोटेंशियल फ्यूचर मदर्स, और इसी से हमें एक अंदाजा लग सकता है कि फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से होने वाली है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, समेशन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, summation of age specific fertility rate calculated for the female births for each year of reproductive period। अब अगर हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए, हम दो फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है दैट इज GRR इज इक्वल टू आई, वेयर आई रिप्रेजेंट करता है क्लास विड्थ को, into summation of FBX divided by FPX into 1000। ठीक है, वेयर FBX जो है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स, एंड FPX रिप्रेजेंट करता है टोटल फीमेल पॉपुलेशन, इन द रिप्रोडक्टिव पीरियड। अगर हम दूसरी फॉर्मूला की बात करेंगे, दूसरी फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज इक्वल टू TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट इनटू FB डिवाइडेड बाय TB, वेयर FB रिप्रेजेंट करता है फिर से नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स, और TB रिप्रेजेंट करता है क्या, टोटल बर्थ्स को। ये दोनों फॉर्मूलाज आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कंप्यूट द GRR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें यहां पे एक बड़ा सा टेबल दिया गया है, हमें GRR यानी कि ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। एज ग्रुप यहां से दिए गए हैं, फीमेल पॉपुलेशन भी दे दी गई है, फीमेल बर्थ्स का डेटा भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स दैट इज इक्वल टू 390 डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन, यहां पे कितनी आ रही है 13,000, इनटू क्या करेंगे 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आता है बराबर 30 के। सेम पैटर्न पे अगर हम इस एज ग्रुप का वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, फीमेल बर्थ्स दैट इज 750 डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन यहां पे आ रही है 15,000, और इनटू क्या करेंगे 1000, कंप्यूट करेंगे रिजल्ट आता है बराबर 50 के। इसी तरीके से आप हर एक एज ग्रुप के लिए वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकाल सकते हो। मैंने कंप्यूट करके रखा हुआ है, मैं यहां पे डायरेक्टली वैल्यूज लिखूंगा। यहां पे आ जाएगा 60, यहां पे आता है 50,
फिर 40, फिर 24 और यहां पे 6। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। सबसे पहले जब हम इनको टोटल करते हैं तो रिजल्ट आता है बराबर 260 के। ठीक है, ये 260 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ बी एक्स डिवाइडेड बाई एफ पी एक्स इंटू 1000। ठीक है, और अगर हमें अब जी आर आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जी आर आर किसके बराबर होता है, आई इंटू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो 260 को हम अब क्या करेंगे, 260 को हम अब आई से मल्टीप्लाई करेंगे, और आई यहां पे क्या आ रहा है, क्लास विड्थ। आप देखोगे हर एक एज ग्रुप में क्लास विड्थ आ रही है 5 इयर्स की, तो इंटू करेंगे हम इसको 5। तो जी आर आर का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 260 इंटू 5। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट आता है बराबर 1300। ठीक है, तो जी आर आर यहां पे क्या आ रहा है, 1300 पर 1000 वोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ द टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2500 पर 1000, हमें यहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट दे दी गई है इक्वल टू 2500 पर 1000, और साथ ही साथ हमें यहां पे दिया गया है मेल फीमेल रेशो। मेल फीमेल रेशो क्या दिया गया है, 60:40। आपको बताना है कि जी आर आर का वैल्यू क्या रहेगा। जो दूसरी फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, जी आर आर इज इक्वल टू टोटल फर्टिलिटी रेट इनटू क्या करेंगे, एफ बी यानी कि फीमेल बर्थ्स डिवाइडेड बाय टी बी टोटल बर्थ्स। टोटल फर्टिलिटी रेट का यहां पे वैल्यू आ रहा है 2500 पर 1000, 2500 पर 1000 इनटू क्या करेंगे, फीमेल बर्थ्स का रेशियो क्या यहां पे आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ्स कितनी है 60 प्लस 40 करेंगे तो 100। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे वैल्यू बच रहा है 25 डिवाइडेड बाय 10 और इनटू क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 10। कंप्यूट करेंगे तो ऊपर भी 100 आ रहा है, डिवाइडेड बाय नीचे भी 100। 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो जी आर आर का वैल्यू यहां पे किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। और जब भी जी आर आर का वैल्यू 1 के बराबर होगा, दैट मींस फीमेल पॉपुलेशन इज रिप्लेसिंग देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश लीड्स टू फैलेशियस कंक्लूजन्स एज इट इन्फ्लेट्स द नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर्स। आपको बताना है वो कौन सी रेट है जो कि हमें गलत कंक्लूजन्स देते हैं, बिकॉज वो नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर्स को इन्फ्लेट करता है, यानी कि ज्यादा दिखाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की एक लिमिटेशन है, उसके रिलेटेड भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। आपको बताना है इनमें से कौन सी रेट एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है टोटल फर्टिलिटी रेट की। अगेन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। अब ये कैसे टोटल फर्टिलिटी रेट का एक मॉडिफाइड वर्जन है, बिकॉज टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आपको याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल फर्टिलिटी रेट में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। अगर हम रफली बात करेंगे, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, ये हम टोटल फर्टिलिटी रेट में करते हैं। हाउएवर ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, हम यहां पे क्या लेते हैं, खाली नंबर ऑफ फीमेल बर्थ्स या फीमेल लाइव बर्थ्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। इफ जी आर आर इज लेस देन 1, देन अगर जी आर आर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज पॉपुलेशन वुड डिक्रीज नो मैटर हाउ लो द डेथ रेट इज। और अगर जी आर आर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, अगर जी आर आर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, तो पॉपुलेशन का साइज उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर जी आर आर का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 1, तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज रिप्लेसिंग इटसेल्फ। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। आपको बताना है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या रिलेशनशिप आ जाती है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। रीजन मैंने आपको अभी बताया, बिकॉज टोटल फर्टिलिटी रेट में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं नंबर ऑफ बर्ड्स या लाइव बर्ड्स भी आप बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। एंड इन केस ऑफ GRR हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ फीमेल बर्ड्स ओनली, फीमेल बर्ड्स डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। अब आप यहां पे ही देख सकते हो, यहां पे हम सारे के सारे बर्ड्स को कंसिडर करते हैं, मेल बर्ड्स भी एज वेल एज फीमेल बर्ड्स भी। यहां पे हम क्या लेते हैं, खाली फीमेल बर्ड्स को लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम रेशियो देखेंगे मेल फीमेल का, वो 50-50 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का वैल्यू जो है वो क्या होता है, हाफ ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ GRR। आपको बताना है इनमें से GRR की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज कंप्यूटेड ऑन द हाइपोथेसिस दैट नन ऑफ द न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी टिल द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव पीरियड। सबसे बड़ी लिमिटेशन जो GRR की होती है, दैट इज ये एक हाइपोथेसिस लेता है, दैट इज जो भी फीमेल बर्ड्स होगी उनमें से किसी की भी डेथ नहीं होगी जब तक उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड खत्म नहीं हो जाता, जबकि ऐसा कहना टोटली गलत होगा। इसलिए ये सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है GRR की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश मेजर्स द एक्सटेंट टू विच मदर्स प्रोड्यूस फीमेल इन्फेंट्स हु सर्वाइव टू रिप्लेस देम। आपको बताना है वो कौन सी रेट होती है जो कि मेजर करता है एक्सटेंट टू विच द मदर्स प्रोड्यूस इन्फेंट्स हु सर्वाइव टू रिप्लेस देम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, नेट रिप्रोडक्शन रेट। ठीक है, जो लिमिटेशन आती है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की, ठीक है, उस लिमिटेशन को ओवरकम करता है नेट रिप्रोडक्शन रेट। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूट द GRR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें इस डेटा में से क्या निकालना है, GRR कंप्यूट करना है, सॉरी NRR कंप्यूट करना है। और सबसे पहले अगर मैं आपको NRR की फॉर्मूला बताऊंगा, NRR की जो फॉर्मूला होती है दैट इज अगेन I इनटू जो हमने GRR के टाइम पे किया था, FBX डिवाइडेड बाय FPX इनटू 1000। ये तो हमने किया था कहां पे, ये हमने किया था इन केस ऑफ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। और नेट रिप्रोडक्शन रेट के टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं S से, वेयर S इज द सर्वाइवल रेट, वेयर S इज द सर्वाइवल रेट। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। अब हमें इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, हमें कंप्यूट करना है नेट रिप्रोडक्शन रेट। हमें एज ग्रुप भी यहां पे दिया गया है, हमें फीमेल पॉपुलेशन भी दे दी गई है, हमें फीमेल बर्थ्स का भी डेटा दिया गया है, और हमें साथ ही साथ सर्वाइवल रेट का भी डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, फीमेल बर्थ्स कितनी है यहां पे 1025 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन, दैट इज इक्वल टू 50,000, दैट इज इक्वल टू 50,000 और इनटू क्या आ जाएगा 1000। जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो रिजल्ट आता है बराबर 25। तो यहां पे वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का वैल्यू क्या आ रहा है 25। इसी पैटर्न पे आप हर एक एज ग्रुप के लिए वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कंप्यूट कर सकते हो। मैंने कंप्यूट करके रखा है, इसलिए मैं यहां पे वैल्यूज डायरेक्टली पुट करूंगा। यहां पे आ रहा है 25, इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप द वैल्यू इज 40, ठीक है। यहां पे वैल्यू आ रहा है 25, यहां पे भी 25, यहां पे 10, फिर से 10 और यहां पे 2.5, ठीक है। ये हो गया हमारा वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को S से मल्टीप्लाई करना है, वेयर S इज द सर्वाइवल रेट। तो वुमेन स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को हम
एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वैल्यूज कंप्यूट करेंगे फिर से, यहां पे आ जाएगा 22.5, यहां पे आ जाएगा 36.0, यहां पे आता है फिर से 22.5, यहां पे आ जाएगा 21.25, यहां पे आ जाएगा 8.5, फिर आता है 7.5 और यहां पे आता है 1.75। इसका जब हम टोटल करते हैं, इसका टोटल निकल रहा है बराबर 120 के। ठीक है, अब अगर हमें क्या करना होगा, नेट रिप्रोडक्शन रेट निकालना होगा, नेट रिप्रोडक्शन रेट निकालना होगा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 120 और इसको हम क्या करेंगे, सिंपली आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई यहां पे आ रहा है क्लास विड्थ, वो फिर से 5 आ रहा है, दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 600। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल किसके बराबर आ रही है, 600 पर 1000 वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ मोर्टेलिटी रेट इज 120 देन सर्वाइवल रेट विल बी। अगर मोर्टेलिटी रेट का वैल्यू कितना आ रहा है 120, आपको बताना है कि सर्वाइवल रेट क्या रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन में सर्वाइवल रेट नहीं दिया गया होगा तो आप मोर्टेलिटी रेट का इस्तेमाल कर सकते हो सर्वाइवल रेट को कंप्यूट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, अगर मोर्टेलिटी रेट एक डिजिट का होगा, अगर मोर्टेलिटी रेट एक डिजिट का होगा तो सर्वाइवल रेट को कंप्यूट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 10 में से माइनस करोगे। 10 माइनस जो भी यहां पे डिजिट होगा वो आप यहां पे माइनस करोगे इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ सर्वाइवल रेट। सेम पैटर्न पे अगर मोर्टेलिटी रेट का वैल्यू होगा बराबर 2 डिजिट, 2 डिजिट्स का, कोई से भी 2 डिजिट्स, सर्वाइवल रेट को कंप्यूट करने के लिए आप इसको 100 में से माइनस करोगे। 100 माइनस जो भी यहां पे 2 डिजिट्स होंगे। अगर हमारे पास मोर्टेलिटी रेट 3 डिजिट्स का होगा तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1000 में से इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ सर्वाइवल रेट। यहां पे मोर्टेलिटी रेट कितने डिजिट्स का आ रहा है, 3 डिजिट्स का, तो सर्वाइवल रेट को कंप्यूट करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से। तो सर्वाइवल रेट क्या आ जाएगा, यहां पे सर्वाइवल रेट विल बी इक्वल टू 1000 माइनस जो भी ये 3 डिजिट्स हैं 120, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 880। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। Dash is broadly thought of as the movement by individuals, groups or populations seeking to make relatively permanent change in the residence। मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था दैट मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स और पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था, जहां पे आप परमानेंटली अपनी रेसिडेंस को चेंज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय। अगर आपको नेचुरल पॉपुलेशन चेंज कंप्यूट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे डेथ रेट को फ्रॉम द बर्थ रेट। ठीक है, तो नेचुरल पॉपुलेशन चेंज को हम कैसे निकाल सकते हैं, बर्थ रेट में से हम माइनस करेंगे डेथ रेट को, तो नेचुरल पॉपुलेशन चेंज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेट माइग्रेशन रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। आपको बताना है नेट माइग्रेशन रेट किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। नेट माइग्रेशन रेट, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं एन से, ये होता है बराबर आई माइनस ई डिवाइडेड बाई पी इंटू 1000, वेयर आई रिप्रेजेंट कर रहा है इमिग्रेशन को, ठीक है, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है इमिग्रेंट्स को। इमिग्रेशन मतलब हो गया अगर कोई किसी स्पेसिफिक एरिया में आ रहा है, अगर उस स्पेसिफिक एरिया से कोई जा रहा है उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, और पी रिप्रेजेंट कर रहा है मीन पॉपुलेशन को, मीन पॉपुलेशन को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा जा रहा है टू इमिग्रेट मीन्स टू लीव वंस डैश टू लिव परमानेंटली एल्सवेयर। इमिग्रेशन की मीनिंग आपको बताया जा रहा है दैट इज इट मीन्स टू लीव। क्या हम अगर लीव करेंगे पर्टिकुलर लोकेशन
कंट्री ऑफ ओरिजिन, रीजन। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन को लीव करेंगे और परमानेंटली किसी और जगह पे जाएंगे रहने के लिए, या अगर हम एक कंट्री को लीव करेंगे या एक रीजन को लीव करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन द एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इज लार्ज वी शुड एक्सपेक्ट द नेट माइग्रेशन रेट टू। अगर एक्सपेक्टेड मिड ईयर पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस टाइम पे नेट माइग्रेशन रेट क्या होगी, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो इसको। मैंने आपको क्या बताया, नेट माइग्रेशन रेट जो है इसको हम जनरली एन से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, आई माइनस ई डिवाइडेड बाई पी इंटू 1000, इसी के बराबर होता है। अब आप देखोगे अगर यहां पे P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है मिड ईयर पॉपुलेशन को। अगर मिड ईयर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लार्ज होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो उससे ओवरऑल इंपैक्ट क्या बनेगा, जो नेट माइग्रेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जितना भी डिनोमिनेटर वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ओवरऑल में वैल्यू क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करेंगे, पॉपुलेशन माइग्रेशन, आपको बताना है कि पॉपुलेशन माइग्रेशन के रिलेटेड इनमें से कौन कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर आ जाता है। पहला ऑप्शन हमें बता रहा है, पुल फैक्टर इन पॉपुलेशन माइग्रेशन रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एट द डेस्टिनेशन प्लेस। अगर किसी डेस्टिनेशन प्लेस पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पुल फैक्टर। ठीक है, ये भी एक रीजन बन जाता है माइग्रेशन का। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज इनमें ए नहीं आ रहा है। सेम पैटर्न पे अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूंगा, पुश फैक्टर इन पॉपुलेशन माइग्रेशन रेफर्स टू लेस लिमिटेड अवेलेबिलिटी एट ओरिजिनेटिंग प्लेस। जहां पे आप रह रहे हो, अगर वहां पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होगी, तो आप क्या करते हो, वहां से निकलने की कोशिश करते हो, उसको हम बोलते हैं पुश फैक्टर। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए एंड सी ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। द क्रूड इन माइग्रेशन रेट इज एक्सप्रेस्ड एज। आपको बताना है क्रूड इन माइग्रेशन का मतलब हो गया इमिग्रेशन। क्रूड इमिग्रेशन रेट जो है इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज आई यानी कि इमिग्रेशन डिवाइडेड बाय पी इंटू 1000। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम क्रूड आउट माइग्रेशन की बात करेंगे, क्रूड आउट माइग्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन भी, ये किसके बराबर होता है, E डिवाइडेड बाई P इंटू 1000। ये सारी फॉर्मूलाज आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। द फॉर्मूला फॉर क्रूड माइग्रेशन रेट इज इक्वल टू। आपको बताना है क्रूड माइग्रेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन बी से स्टार्ट करूंगा, नेट माइग्रेशन रेट एंड ग्रॉस माइग्रेशन रेट को हम कंसिडर नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्रूड माइग्रेशन रेट, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। यहां पे भी हम इन्हीं दो चीजों को ले रहे हैं, इन्हीं दो रेट्स को ले रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, यहां पे हम एवरेज पॉपुलेशन न्यूमरेटर में ले रहे हैं एंड नंबर ऑफ इमिग्रेट्स को डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। जनरली हम एवरेज पॉपुलेशन को लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड। और ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेट्स ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पे हमें कुछ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस का डेटा दिया गया है, आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबव स्टेट्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा
ऑर्डर करेक्ट रहेगा इसका। अगर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करेंगे ना, तो कुछ फेजेस यहां पे आ जाते हैं। फेज 1 की अगर हम बात करेंगे, जो पहला फेज आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, फेज 1, यहां पे क्या हुआ था, यहां पे बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई थी, काफी ज्यादा हाई थी, और साथ ही साथ डेथ रेट भी काफी ज्यादा हाई थी, बिकॉज उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, फेज 1 कहां से कहां तक आता है, अप्रोक्सीमेटली 1901 से लेके 1921 तक, ठीक है। बर्थ रेट भी काफी हाई थी और साथ ही साथ डेथ रेट भी काफी ज्यादा हाई थी। उसके बाद अगर हम सेकंड फेज की बात करेंगे, फेज सेकंड की बात करेंगे, फेज सेकंड में क्या हुआ था, बर्थ रेट जो है ये अभी भी हाई थी, एंड लेकिन जो डेथ रेट थी, ड्यू टू सम मेडिकल फैसिलिटीज, डेथ रेट थोड़ी बहुत डिक्रीज हो गई। और अगर हम इंडिया के अंदर टाइम पीरियड की बात करेंगे, 1921 से लेके 1951 तक ये वाला पीरियड आ जाता है। और अगर हम फेज थर्ड की बात करेंगे, थर्ड फेज में क्या हुआ था, थर्ड फेज में फिर बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई हुई थी, पर्टिकुलरली इन इंडिया बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई हुई थी, एंड डेथ रेट काफी हद तक रिड्यूस हुई थी, काफी हद तक रिड्यूस हुई थी। और इंडिया के अंदर ये कौन सा टाइम पीरियड आता है, 1951 से लेके 1981 तक। आप देख रहे होंगे डेथ रेट कम हो चुकी है और बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, इसलिए इस टाइम पीरियड को इंडिया के अंदर क्या माना जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। और लास्ट फेज जो आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, दैट इज फोर्थ फेज। फोर्थ फेज में अभी जो करंटली फेज चल रहा है, आजकल बर्थ रेट भी काफी ज्यादा कम है और साथ ही साथ डेथ रेट भी काफी कम है। इसके हिसाब से अब हमें सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फेज 1 में क्या था, बर्थ रेट भी काफी हाई थी और डेथ रेट भी काफी हाई थी, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या था, बर्थ रेट हाई थी लेकिन डेथ रेट थोड़ी कम हुई थी, बर्थ रेट क्या थी, हाई थी लेकिन डेथ रेट थोड़ी कम हुई थी। सेकंड के बाद क्या आ जाएगा, सेकंड के बाद आ जाएगा थर्ड, ठीक है, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, फिर 1, लास्ट पे आ जाएगा 1। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बाय दिस हमने स्टैटिस्टिक्स का पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। होपफुली मैंने इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर दी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी, आप मुझे मैंडेटरली कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी, वाज इट हेल्पफुल और नॉट। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।